नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं आगे फिर जहाँ से हमने छोड़ा था। आज हम दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जनसंख्या वृद्धि और प्रवास के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि देखें। जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की एक निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में जो परिवर्तन से होता है। आपने ध्यान रखना है कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। समय के एक निश्चित बिंदुओं के बीच दो बिंदु रखेंगे। समय के निश्चित दो बिंदुओं के बीच, बिंदु का मतलब ये नहीं कि बिंदु छोड़ दें वहाँ पर आप वहीं पर बिंदु लगाएं आप। इसका मतलब क्या, बिंदु का मतलब है यहाँ पर ईयर से है। मैंने जैसे आपको शायद बताया हो पहले कि भी जैसे 2001 में हमने जनगणना की, उसके बाद 2011 में की, तो ये जो समय के दो बिंदु हो गए, तो इन दो बिंदुओं के बीच में जनसंख्या में जो होने वाला परिवर्तन, वो परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। जो परिवर्तन हुआ उसी परिवर्तन को क्या कहा जाता है, जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। यानी कि अगर संख्या ज़्यादा हो गई तो आप कह सकते हैं कि भाई बड़ी गति ज़्यादा, मतलब पिछली बार से ज़्यादा बढ़ी है तो धनात्मक, अगर कम घटी है तो ऋणात्मक भी कह सकते हैं। इसे निरपेक्ष जनसंख्या अथवा प्रतिशत के रूप में भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। एक तो हम एब्सोल्यूट निकाल सकते हैं भाई कितनी बढ़ी, या इसको परसेंटेज में भी हम निकाला जा सकता है। मान लें एक तो हम बताएं कि भाई 100 बढ़ गई, एक हम निकाल सकते हैं भाई 5% बढ़ गई। तो दो तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होता है। यानी कि जिस प्रकार से जो परिवर्तन हो रहा है वहाँ की जो ये डिफाइन करता है कि वहाँ पर आर्थिक प्रक्रिया, यानी कि आर्थिक जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस प्रकार के, वहाँ का समाज कैसा है, इतिहास कैसा है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की, तो कुछ फैक्टर हैं जो इसमें आपको वो प्रभावित करते हुए देखने को मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक, और यहाँ से टेबल से बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो बात की है जनसंख्या की वृद्धि दर, जैसे कि हमने अभी बताया, समय के दो अंतराल के बीच एक क्षेत्र विशेष यानी कि एक निश्चित समय के बाद जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है वृद्धि दर कह रहे थे। जैसे 2001 में कितनी थी, इतनी, और 11 में हमारी ये इतनी होगी, तो वृद्धि कितनी होगी, 18.15 करोड़ की वृद्धि होगी। उसके बाद है कि प्राकृतिक वृद्धि किसे कहते हैं। देखो प्राकृतिक में आपने ध्यान रखना, नेचुरल, यानी कि उसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं। तो मनुष्य का हाथ किस में नहीं होता, जन्म दर और मृत्यु दर के अंदर। यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर के अंदर से जो बढ़ने वाली जो जनसंख्या, जो परिवर्तन होता है, तो वो परिवर्तन जन्म और दर मृत्यु दर के अंतर से होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। और वास्तविक वृद्धि किया जाता है, तो वास्तविक वृद्धि का मतलब क्या होता है, उसके अंदर प्रवास को भी शामिल किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रवास को शामिल क्यों किया जाता है, क्योंकि एक ऐसा समय भी आता है जिसके अंदर क्या मनुष्य क्या एक स्थान से छोड़कर चला जाता है। अब वो छोड़कर चला गया तो कहीं ना कहीं वो जाकर भी बसेगा, या हम छोड़ के जा रहे हैं, दूसरे स्थान से आ रहे हैं, या किसी दूसरे स्थान से हमारे यहाँ पर आ गए, तो उसको भी प्रवास कहा जा सकता है। कि मान लीजिए एक एरिया हो गया, हमारा भारत हो गया, अभी 100, मान लीजिए 200 जनसंख्या थी हमारी पहले, ठीक है। उसके बाद कितनी, मान लीजिए अब आज के समय में ये कितनी होगी, मान लो अभी ये 300 हो गई, तो बढ़ गई ये 300। ये 300 किस प्रकार से बढ़े कि एक तो क्या बढ़े हैं कि ये वास्तविक है या फिर प्राकृतिक है। अब जब हम बात करेंगे ना प्राकृतिक, तो कैसे मानेंगे, प्राकृतिक तो जब मानेंगे कि जब इसके अंदर क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर के हिसाब से देखने को मिलेगा। यदि हम एक बात करें दूसरे तरीके से कि भी यदि हमने इसको माइग्रेशन को भी शामिल किया, जो हम नेचुरल तरीके से इनमें करते हैं, जो हम यूज़ करते हैं इसमें, तो वो क्या कहलाएगी, हमारे यहाँ पर आपको देखने को जो मिलेगी वो वास्तविक वृद्धि दर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद है धनात्मक दर। देखो धनात्मक में दर क्या होता है कि जब जन्म दर ज़्यादा होती है और मृत्यु दर कम होती है, तो धनात्मक यानी क्या है, जब लोग ज़्यादा पैदा हो रहे, मर कम रहे हैं, तो आपको जन्म दर क्या धनात्मक देखने को मिलेगी। ऋणात्मक में क्या देखने को मिलेगी, जनसंख्या कम हो रही है, या आप कह सकते हैं कि जब मृत्यु दर ज़्यादा हो, जन्म दर आपको क्या है, कम देखने को मिल रही है। इसका मतलब वहाँ पर संख्या कम हो रही है, तो उसको क्या है, हम कह सकते हैं कि भी वहाँ पर ऋणात्मक दर, वृद्धि दर आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या परिवर्तन के घटकों को इसके अंदर शामिल किया जाता है। इसके बाद है कि भी जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं, आपने ज़रूर पढ़ा होगा पहले छोटी क्लास में, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। 3 फैक्टर हैं जो जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। यानी कि असोदित जन्म दर है सबसे पहले, इसको प्रति 1000 स्त्रियों और जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना इस प्रकार से की जाती है। देखिए इसको क्रूड बर्थ रेट बोला जाता है। आपने कुछ नहीं ध्यान रखना, वैसे तो इसका फार्मूला होता है, जैसे एन बराबर होता है आपका, इसको ये इसको एन बोला जाता है, और इसके बीच में इसको पॉपुलेशन माना जाता है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 1000 के द्वारा। इसका मतलब है कि भी आपने ध्यान रखना है, जब भी असोदित शब्द आपके बारे में यहाँ पर आपकी इसमें लिख दिया गया, तो असोदित का ध्यान रख लेना। इसमें यहाँ पर आएगा उस वर्ष की जो है मध्य की जनसंख्या आएगी भाई।
यदि वो जन्म दर दे रहा तो वहाँ पर जन्म दर आएगी, यदि वो अशोधित मृत्यु दर की बात करा तो वहाँ पर मृत्यु दर की बात आएगी। और नीचे दोनों में पॉइंट सेम रहेगा कि वहाँ पर क्या देखने को मिल रही है, कि वहाँ पर क्या है, उस साल की जो है मध्य की जनसंख्या आपको देखने को निकालनी को पड़ेगी। मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती, अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। अशोधित मृत्यु दर किसी एक क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि होती है। अशोधित मृत्यु दर को किसी एक क्षेत्र विशेष में किसी प्रकार के दौरान प्रति हजार जनसंख्या के मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। जो हमने अभी आपको बताया, देखो वही है किसी वर्ष में मरने वालों की संख्या और उस वर्ष की मध्य की अनुमानित जनसंख्या आपको देखने को मिल जाएगी, और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको दोनों सेम जो आंकड़े आपको देखने को मिल जाएंगे भाई। उसके बाद हम आगे देखते हैं मोटे तौर पर मृत्यु दर पर किसी एक क्षेत्र की जनांकीय संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर द्वारा प्रभावित होती है। यानी कि हम कह सकते हैं जो मृत्यु दर होती है वो किसी भी क्षेत्र के अंदर वहाँ की जनांकीय संरचना किस प्रकार थी, यानी कि अगर ज़्यादा बुजुर्ग हैं तो वहाँ पर चांसेस रहेंगी मृत्यु दर आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। सामाजिक उन्नति किस प्रकार की है, या आर्थिक विकास का जो स्तर किस प्रकार का है, यानी कि अगर डेवलपमेंट नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वहाँ पर डेथ आपको नॉर्मली तरीके से क्या देखने को ज़्यादा मिल जाएगी। यदि वहाँ पर यंग्स जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं ज़्यादा, यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी ज़्यादा, तो वहाँ पर क्या मृत्यु दर आपको हो सकता है वो क्या है कम देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आता है प्रवास, पढ़ के आते हैं माइग्रेशन, कि भाई जब मनुष्य क्या है एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाता है तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है हमारी, वो प्रवास कहलाती है भाई। ठीक है, जन्म और मृत्यु दर के अतिरिक्त एक अन्य और घटक है जिससे जनसंख्या का आकार में परिवर्तन होता है। जो हमने वास्तविक वृद्धि दर की बात की थी, जिसमें हम क्या है इसके अंदर जो शामिल कर रहे हैं हम प्रवास को, तो वो प्रवास फैक्टर है किस प्रकार से प्रभावित करता है वो देखें आप लोग। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहाँ जहाँ से लोग गमन कर गए हैं उद्गम स्थान कहते हैं, और जिस स्थान पर वो आते हैं वह गंतव्य स्थान कहलाता है। आपने याद करना है भी, जब मनुष्य जिस स्थान को छोड़ के गया उसको तो उद्गम स्थान कहते हैं, यानी कि जहाँ से ये स्थान से मान लीजिए इस स्थान से वो इस स्थान की तरफ चला गया, तो जिस स्थान को उसने छोड़ा तो वो तो उसका उद्गम स्थान से कहलाएगा, और जहाँ पर वो गया उस स्थान को क्या कहेंगे, गंतव्य स्थान कहेंगे। गंतव्य से आप अनुमान लगा सकते हैं, जैसे गया आप इस प्रकार से आप इसको याद भी कर सकते हैं। उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है, और जबकि गंतव्य स्थान जनसंख्या बढ़ जाती है। अब नॉर्मल तरीका है, देखो कोई भी इसमें सोचने वाली बात नहीं है। अब जो हम यहाँ से चल के यहाँ पर गए, ये हमारा उद्गम हो गया और ये गंतव्य हो गया, यानी कि जब उद्गम स्थान से जब लोग जाते हैं तो इसमें क्या जनसंख्या की क्या आएगी, कमी होगी, और गंतव्य स्थान क्या दिखाएगा कि यहाँ पर जब यहाँ से आए हैं तो यहाँ पर जनसंख्या बढ़ी, तो ये जनसंख्या वृद्धि को दिखाएगा। इसके अलावा प्रवास को मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वस्फूर्त प्रयास के रूप में निरूपित किया जा सकता है। इसके बाद है प्रवास स्थायी, अस्थायी और मौसमी हो सकता है, या गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर, तथा नगर से क्या है, ये है गांव की तरफ भी हो सकता है। तो आपने ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि जो प्रवास है वो कितने प्रकार का हो सकता है। अलग अलग प्रकार से प्रवास आएगा, दैनिक प्रवास है, या फिर क्या है मौसमी प्रवास आपको देखने को मिल रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि भाई परमानेंट प्रवास भी हो सकता है। तो कई प्रकार से प्रवास है, तो वो आपने याद रखना है। स्थायी में तो देखो सीधी सी बात, वो परमानेंट तरीके से वहाँ पर जाकर बस चुके हैं। उसके बाद अस्थायी की कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि एक मौसमी आ गया, यानी कि एक विशेष मौसम के अंदर क्या लोग वहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं और फिर वापस क्या अपने स्थान पर आ जाते हैं। ये दैनिक प्रवास की कैटेगरी भी हो सकती है, जैसे दैनिक भी हो सकता है। लेकिन पहले हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पर मौसमी है तो हम पहले मौसमी प्रवास को ही एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। कि जैसे देखें, मान लिया हम यहाँ पर रह रहे हैं, हम एक जैसे कि हमारे गेहूँ काटने का समय आता है, तो गेहूँ काटने के समय क्या है, हम इस प्रकार की प्रक्रिया रखते हैं कि जो हमारे काटने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो आते हैं, और वहाँ पर देखो मौसमी का मतलब क्या है कि जैसे कि हम गेहूँ की बात करें कि हमारे गेहूँ है, धान काटने के समय जो बाहर से जो मज़दूर आते हैं तो वो एक विशेष समय पे आएंगे, या तो जैसे धान की बात कर लेते हैं, या तो वो बोने समय आएंगे, या फिर हम उसको कटवाते हैं तब आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद क्या वो वापस चले जाते, तो ये एक प्रकार का मौसमी प्रवास का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद है ये जो आपको लिख रखी ना, गाँव से गाँव,
गांव से नगर, नगर से नगर और नगर से गांव। ये कहते हैं प्रवास की, इसको धाराएं कहते हैं। ये प्रवास की 4 धाराएं होती हैं जिसमें क्या प्रवास किया जाता है। नॉर्मल वे में, नॉर्मल हम यदि बात करें तो सबसे पहला जो प्रवास होता है, जो लोग क्या करते हैं, एक जो गांव से क्या है, छोटे गांव से बड़े गांव की तरफ दौड़ना शुरू करते हैं। यानी कि जो प्रवास होता है, जब कोई एक छोटा सा गांव होता है, वो कोशिश करते हैं बड़े गांव की तरफ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या जो सुविधाएं वहाँ पर वो एजुकेशन बेस हो सकती हैं, वो क्या है रोज़गार के बेस के ऊपर हो सकती हैं, तो वो दूसरे गांव की ओर वो क्या जाना शुरू करेंगे। उसके बाद लोग क्या करते हैं, गांव से नगर की ओर जाते हैं। अब जो एक गांव होता है, एक जो छोटे नगर से वो थोड़े छोटे गांव से बड़े गांव की तरफ गए थे, तो वो लोग क्या है और सुविधाएं देखें नगरों की ओर, तो वो नगरों की ओर प्लान कर जाते हैं। उसके बाद है एक नगर होता है, वो क्या है एक उससे बड़े नगर की ओर ट्रांसफ़र हो जाता है। और सबसे लास्ट जो है नगर से गांव की तरफ आपको देखने को मिलेगा। ये जो चौथे प्रकार की कैटेगरी होती है, ये क्या है बहुत ही आसान, जो आप कह सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल देखने को मिल रही है। जैसे कि आज के समय में जो ये लॉकडाउन की परिस्थिति चल रही है, ये आप कुछ कह सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक क्या नगर से गांव की ओर प्लान की बात आप कर सकते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं शहरों के अंदर रह रहे थे, अब क्या है वो सारे के सारे कहाँ पर ठहरे हुए हैं, सारे के सारे गाँव की तरफ रहने को आए हैं। लेकिन ये तो देखो एक टेम्परेरी कार्य है, लेकिन एक जो परमानेंट और बात होती है, एक परमानेंट है इस प्रकार का जो माइग्रेशन भी होता है, जिसमें क्या कि मनुष्य क्या जब अपनी नौकरी लग जाता है, वो नौकरी करता है, वो अपना सारा का सारा समय जो है शहर के अंदर लगाता है, सारी ज़िंदगी लगाता है। उसके बाद जैसे वो रिटायर होता है उस लाइफ से, तो क्या है वो क्या गांव की तरफ आ जाता है। और गांव की तरफ क्यों आता है, वो चाहता है माहौल कैसा, शांति प्रिय माहौल और शुद्ध हवा। क्योंकि जैसे उसने समय बताया कि वहाँ पर उसने बताया कि वहाँ पर प्रदूषण बहुत ज़्यादा था, शोर प्रदूषण भी था, वायु प्रदूषण भी था, और लगातार काम करते करते क्या थक जाते, तो वो लोग क्या करते हैं अपना जो अंतिम जो समय होता है उनको बिताने के लिए क्या गांव के जो किसी भी एक बाहरी क्षेत्र के अंदर वो रहना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या वो पर्यावरण का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं। तो इस प्रकार का माइग्रेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद है कि आप महसूस करते हैं कि ये व्यक्ति दोनों एक अप्रवासी भी होते हैं और एक उत्प्रवासी भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल है, वे एक जाएगा तो वहाँ से जगह गया तो वो क्या कह सकते हैं उत्प्रवासी हो गया, जब आया तो वो अप्रवासी हो गया किसी दूसरे स्थान पर। तो प्रवासी जो किसी एक नए स्थान पर जाते हैं तो वो अप्रवासी होते हैं। प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उसको उत्प्रवासी आप कह सकते हैं। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, जो आ से मतलब आया, जो आया है दूसरे स्थान से, जो आया है उसको तो क्या कहेंगे अप्रवास, जो स्थान को छोड़ के गया है वो उसको क्या कह सकते हैं आप उत्प्रवास आप कह सकते हैं भाई। उसके बाद हमारे पास जो है आगे की तरफ कुछ और है पढ़ने के लिए, वो ये है कि लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं, और प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों के 2 प्रमुख हैं। देखो प्रवास क्यों किया जाता है, उसके कई प्रकार का कारण होते हैं। जैसे कि आप बात कर सकते हैं, आप आजीविका कमाने के लिए आए हैं, शिक्षा के लिए आपने प्रवास किया, आपको सुरक्षा थी, कोई असुरक्षा थी, आपकी प्राकृतिक प्रकोप वहाँ पर ज़्यादा आ रहे थे, या विवाह कारण भी कई बार हो जाता है कि भी लड़कियों की जो शादी कर दी जाती है उसके बाद वो है उनको जाना होता है, जैसे हमारे समाज में होता है अपने पति के साथ जाना होता है, तो वो क्या है माइग्रेशन का ही एक पार्ट आपका उसके अंदर काउंट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि रोज़गार की तलाश में जो लोग हैं कि भी हो जाते हैं, शिक्षा आप बात कर सकते हैं, आप अपने आप को खुद से ले सकते हैं कि भी आप हमारे यहाँ पर इस आप छोटे जो गाँव की जो बात करें, आप गाँव से आते हैं तो गाँव स्कूल में, तो स्कूल जो आपके गाँव में भी होंगे, इसके अलावा जो स्कूल थे आपके हो सकता है आपको बढ़िया जो आपको गाँव स्कूल मिल रहा होगा, लेकिन वो आपकी सोच है, आप ये मानते हैं कि भी जो शहर के अंदर क्या है, कस्बों के अंदर या शहर के अंदर जो आप बात करें कि यहाँ पर जो स्कूल है वो बेहतरीन सुविधाएं हमें दे रहा है, हमें अच्छी एजुकेशन प्राप्त करनी, तो इसीलिए आते हैं। आप अपना इलाज कराने के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए आते हैं, डॉक्टर हो तो आपके पास भी होंगे वहाँ पर। तो ये प्रक्रियाएँ हैं जो प्रभावित करती हैं, इनके बारे में थोड़ा सा फिर मेरे ख्याल से सेकंड जो बुक होगी, हम सेकंड बुक में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो इसको जो कारक हैं, इनके 2 कारकों को, जितने कारक हैं इनको 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं प्रतिकर्ष कारक, बेरोजगारी, रहन सहन, निम्न दशाएँ, राजनीतिक उद्धार, प्रतिकूल दशाएँ, जलवायु, प्राकृतिक विपदाएँ, महामारी, पिछड़ापन आप कह सकते हैं, आर्थिक, ये उद्गम स्थान को कम आकर्षित करते हैं। देखने आपने ध्यान रखना है, ये जो पहले वाले फैक्टर हैं इनको पुश फैक्टर कहा जाता है, और जो नीचे वाले फैक्टर होते हैं उनको पुल फैक्टर कहते हैं भाई। पुश का मतलब होता है धकेलना, और पुल का मतलब क्या होता है वो खींचना भाई। ठीक है, तो खींचेंगे कौन, जब आप किसी को सुविधाएं देंगे। तो आपने ध्यान रखना है, जब आपको क्या कम आपको बेहतर अवसर, यानी कि काम आपको अच्छा मिल रहा हो, शांति हो कहीं पर, इसके अलावा अच्छा जीवन हो, सुरक्षा मिल रही हो, तो ये सारे के सारे क्या है आपकी किस कैटेगरी में आएंगे,
पुल फैक्टर के अंदर आएंगे, वो आपको खींच रहे हैं। जबकि धकेलते कौन है? जब आप मजबूरी में जब प्रवास करते हैं तो वो प्रतिकर्ष की कारण कैटेगरी में आता है। बेरोजगारी है, आपको रहना सहना नहीं आ रहा, राजनीतिक उपद्रव फैलता रहा, सांप्रदायिक दंगे वगैरह की बात कर सकते हैं आप, जलवायु अच्छी नहीं है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, बाढ़ आ रहा है, सूखा आ रहा लगातार, क्या है, इससे महामारियां फैल रही हैं। तो ये कारण भी होता है कि जिसकी वजह से क्या है, लोग क्या कर देते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है, प्रवास कर जाते हैं भाई। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आगे जो चैप्टर है उसके बाद हम जारी रखेंगे बाद में इसको भाई।